दोस्तों, स्वागत है हमारी कहानी चौधरी हवेली भाग 3 में। गांव में जब बच्ची की आत्मा को मुक्त किया गया तो सबको यकीन हो गया कि हवेली का श्राप खत्म हो गया है। अरविंद को भी लगा कि अब सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन हवेली का असली रहस्य अभी बाकी था। दूसरी बार अरविंद फिर लखनऊ लौटे। इस बार वे पूरी तरह संतुष्ट थे। डायरी को उन्होंने अखबार के दफ्तर के तिजोरी में रखवा दिया ताकि ये ऐतिहासिक सबूत सुरक्षित रहे। लेकिन अजीब बात ये थी कि तिजोरी में रखने के बाद भी उन्हें रात को वही हवेली सपनों में दिखाई देती थी। कभी चौधरी लालजी खून से सना खड़ा होता, कभी बच्ची कुएं से हाथ हिला रही होती। सपनों से उठकर जब भी वे जागते, उनके कमरे की खिड़की अपने आप खुली मिलती। एक दिन अचानक अखबार के संपादक की मौत हो गई, कारण हार्ट अटैक। लेकिन दफ्तर के चौकीदार ने बताया कि जिस दिन वे मरे उस रात उन्होंने तिजोरी से एक अजीब सी चीख सुनी थी। सुबह तिजोरी का दरवाज़ा थोड़ा खुला मिला और डायरी ज़मीन पर गिरी हुई थी। अरविंद सन्न रह गए। क्या आत्माएं सचमुच अब भी उस डायरी से बंधी हुई थी? अरविंद ने तिजोरी से डायरी निकाली और गौर से देखी। इस बार डायरी के पन्ने और भी बदले हुए थे। उसमें लिखा था, तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन हवेली का रक्त अब भी जिंदा है। वहाँ ज़मीन के नीचे जो दबा है उसे जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा, श्राप कभी नहीं मिटेगा। अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए। ज़मीन के नीचे? वहाँ और क्या हो सकता है? अरविंद तीसरी बार बड़गांव पहुँचे। गांव वाले अब उन्हें देखकर डरने लगे थे। बेटा, तो क्यों बार बार उस आग को छेड़ता है? तूने आत्माओं को मुक्त कर दिया, अब क्यों लौट आया? लेकिन अरविंद ने सबको डायरी के नए पन्ने दिखाए। बुजुर्ग सुमित्रा देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर ये सच है तो हवेली की जमीन खोदनी होगी, शायद वहां और कोई राज दबा हो। अगली सुबह गांव के कुछ बहादुर लोग, अरविंद और 2 मजदूर हवेली में गए। सबसे पहले उन्होंने हवेली के आंगन में कुएं के पास खुदाई शुरू की। मिट्टी के नीचे से टूटी हुई चूड़ियां, बच्चों के खिलौने और जली हुई लकड़ियां मिली। सबके चेहरे पीले पड़ गए। फिर थोड़ी और गहराई में खुदाई हुई और वहां से निकली कंकालों की हड्डियां। कम से कम 5-6 छोटे बच्चों और 2 और औरतों की हड्डियां। गांव वाले चिल्ला उठे। यही वजह थी, चौधरी ने और भी बलियां दी थीं। जैसे ही हड्डियां जमीन से बाहर आईं, हवेली अचानक कांपने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। हवा तेज चलने लगी और सब तरफ धुआं फैल गया। चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। तुमने हमें जगा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। लोग डर कर भागने लगे, लेकिन अरविंद वहीं खड़े रहे। उन्होंने जोर से कहा, मैंने तुम्हें न्याय दिलाया है, तुम्हारी हड्डियां अब सम्मान से दफन होंगी, शांत हो जाओ। कुछ देर तक हवेली गूंजती रही, फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। गांव वालों ने सब हड्डियों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया। पंडितों ने मंत्रोच्चार किया और गंगा जल से पूरे आंगन को पवित्र किया। शाम को जब चिता बुझी तो अचानक आसमान साफ हो गया। पहली बार कई सालों बाद हवेली के ऊपर चिड़िया उड़ती दिखाई दी। गांव वाले भावुक होकर बोले, अब श्राप टूट चुका है, अब ये हवेली सिर्फ खंडहर है, डरावनी नहीं। अरविंद वापस लौटे। उन्होंने इस पूरी घटना पर एक किताब लिखने का फैसला किया, चौधरी हवेली का श्राप। लेकिन रात को जब वे लिख रहे थे तो अचानक खिड़की से ठंडी हवा आई। उनके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, धन्यवाद, अब हम मुक्त हैं। लेकिन याद रखना, हवेली मर नहीं सकती, वो बस सो सकती है। अरविंद चौंक कर उठे। कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने डायरी देखी। इस बार उसके पन्ने बिल्कुल खाली थे। अरविंद ने किताब लिखी जो देश भर में मशहूर हो गई। लोग चौधरी हवेली के बारे में जानकर दहल उठे। लेकिन आज भी अगर कोई बड़गांव जाता है और रात को हवेली के पास खड़ा होता है तो कभी कभी वहां से पायल की हल्की सी झनकार सुनाई देती है, मानो हवेली अब भी जिंदा हो और किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही हो।